हेलो एवरीवन। उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आप सब अच्छे होंगे। अच्छे से मतलब क्या है, डेली मैं बोलता हूँ अच्छे होंगे। अच्छे स्वस्थ रहो सबसे पहले आप सब, ठीक। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, उसके बाद फिर आगे की चीजें करेंगे, पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें। लेकिन स्वस्थ रहो ये उम्मीद तो मुझे डेली आप सबसे रहती ही है और मैं चाहता भी हूं। साथ ही साथ एक उम्मीद और है क्या, कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलो। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं या जो भी तरीके कि किस तरीके से किसी भी प्रश्न को हल करना है वो क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। तो जो चीजें सीखी हैं उसको डे टू डे क्या करो, प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से अप्लाई करो उन क्वेश्चन पे जो भी चीजें सीखी हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्या है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जिसे कि कहते हैं। इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ी, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्या चीजें हो जाती हैं, आपको एक्स वाई इस तरह के क्या इक्वेशन, समीकरण दिख जाते होंगे प्रश्नों में। तो मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, जिससे कि आपको किसी भी तरह के प्रश्नों में अगर कोई समीकरण बन के आ जाता है सामने तो किसी भी तरह की कोई घबराहट ना हो। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आगे चलते हैं एक कदम और, कि कैसे करेंगे यहां पे ये सारी चीजें। समझ में आ रही है बात, कि इस समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा। तो वो हम लोग एक एक कदम आगे चलते जाएंगे प्रश्नों के माध्यम से और उसे हल कर करके देखते जाएंगे कि कब कहां पे कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एक तो आपको स्वस्थ रहना है, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तीसरा जो भी चीजें मैं करा रहा हूं इन सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनना है और हल करते टाइम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रश्न हल करना है। आओ चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि इस तरह का कोई आपके सामने समीकरण दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। अच्छा, ये रैखिक समीकरण है ना, या लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये जब भी आप प्रश्न हल करने जाएंगे आपको x के पावर में कुछ ना कुछ दिखेगा। x के पावर 1 भी दिख सकता है, 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है। अब आप बोलेंगे सर यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, x के पावर ना 1 लिखा है, ना 2 लिखा है, ना 3 लिखा है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है कि वो हाँ क्या है, 1 है पावर में। ये चीज समझ में आ गई? तो ये क्या है, x के पावर 1, ये क्या हो जाएंगी मेरी रैखिक समीकरण, मतलब कि लीनियर इक्वेशन की कहानी हो जाएगी। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से इक्वेशंस बन जाते हैं, हूबहू यही इक्वेशन नहीं बनती है, लेकिन इस तरीके से इक्वेशन वगैरह आपके सामने फंसी हुई या दिखती है। मेरे हिसाब से अगर मैं सोचता हूं कभी कभी कि इस तरह के टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए, जटिल एक्स को खोद के निकालो। क्योंकि यहां करना क्या है, हमें सब चीर फाड़ करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसका मान हमें ज्ञात करने की जरूरत है। यहां पे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि 3x, 3 लिख लिया, x लिख लिया, प्लस 4 लिख लिया हमने, प्लस 8 बराबर क्या लिख दिया, 5x। एकदम आसानी से एक एक कदम आगे बढ़ाते चलेंगे। इस तरीके की समीकरण आपके सामने दे दिया। अब इसको क्या किया जाए, एक बात बताओ, ब्रैकेट तो सॉल्व करना आप सभी को आता होगा। कैसे करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या दी हुई होती है उसका इससे और उसका इससे गुणा कर देते हैं। 3 गुणे x करेंगे और 3 गुणे क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 12 प्लस 8 बराबर 5x आ गया।
जब भी इस तरह के समीकरण दिए हुए होंगे तो अगले स्टेप में अब क्या किया जाए सर? अगला स्टेप हमारा ये होगा, पहले तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे आराम से, जो ब्रैकेट वगैरह है इन सबको खोल वोल के इस तरह सजा दिया सामने। अब क्या करेंगे, जो x है उसको एक तरफ लेके आएंगे, जो भी x वाली संख्याएं हमें दिख रही हैं। यहां एक x वाली संख्या क्या दिख रही है, 5x, दूसरी क्या दिख रही है, 3x। लेकिन एक सरहद के उस पार, एक सरहद के इस तरफ, मतलब एक इक्वल टू के उस तरफ और एक इक्वल टू के इस तरफ। एक चीज और जान जाओ, अगर मान लो 3 को मैं उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x। या यूं समझ लो कि अगर प्लस माइनस वाली कोई भी संख्या सरहद के उस तरफ, इक्वल टू के उस तरफ जाती है तो उसका चिन्ह उल्टा, ठीक विपरीत हो जाता है। कैसे? जैसे 3 इधर है तो क्या है, प्लस 3x है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? माइनस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x, और ये 12 और 8 बच रहा है, इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x बराबर 20। तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ जाएगा। कुछ कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, कि जब भी इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें दी हुई हो तो x को ऐसे धीरे धीरे चल के क्या करेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। अब एक कदम और आगे चलो, तो x का मान कितना आ गया, 10, मतलब ऑप्शन बी हमारा हो गया सही। एक कदम और आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, 19x प्लस वाई। तो ऐसे लिख लो पहले, 19x प्लस वाई प्लस 17 बराबर 19, ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 21, किया गुणा 19x प्लस 19y। वही जो मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि ब्रैकेट में जो बाहर है उसका इन दोनों से गुणा होगा। प्लस 19 है और प्लस x है, दोनों का गुणा हुआ तो प्लस 19x आ गया। ये 19 और ये y गुणा हुआ तो प्लस 19y आ गया। प्लस में 17 बराबर, इनका गुणा करोगे, ये प्लस है और ये माइनस x है, और जब भी प्लस और माइनस का गुणा होता है तो नतीजा क्या होता है, माइनस में निकल के आता है। तो ये माइनस 19x हो गया। इस 19 का y में किया तो प्लस 19y हो गया, माइनस 21 आ गया। यहां पे सर एक बात नहीं समझ में आ रही है क्या, यहां पे x भी है y भी है, कैसे मान निकलेगा? देखो क्या है, होता है कि जब भी समीकरण में x और y दोनों दिए हों, समझ में आ रही है बात, अगर जब कभी भी किसी भी समीकरण में दो चीजें आपको दिख रही हैं एक्स वाई, या 3 दिख रही हैं एक्स वाई जेड, या 4 दिख रही हैं ए बी सी डी, तो जितनी भी आपको इस तरह की संख्याएं दिखेंगी एक्स वाई जेड जो भी, उतने ही आपको क्या दिए होंगे, समीकरण दिए गए होंगे। मान लेता हूं किसी समीकरण में एक्स और वाई मौजूद है, तो उस प्रश्न में आपको कोई दूसरा समीकरण भी मिलेगा। ये बात सारी, ये बात समझ में। लेकिन सर यहां तो एक ही समीकरण है, यहां का खेल कैसे चलेगा? तो ध्यान से देखो, इधर जो है क्या है, प्लस 19y, इधर भी क्या है, प्लस 19y। पहले हम ये चेक करेंगे कि इधर क्या है, 19y, इधर भी क्या है, 19y। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, हमारी ड्यूटी क्या बन जाती है अब दूसरा काम करने की, कि दोनों का चिन्ह क्या है, ये भी प्लस 19y है, ये भी प्लस 19y है, मतलब दोनों हूबहू एक जैसे हो तो क्या कर दो, इसको और इसको काट दो। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप उसको इधर लेके आते तो वो क्या हो जाता, 19y, और वो इधर से आता उधर तो क्या हो जाता, माइनस 19y, क्योंकि क्या है, प्लस है, प्लस है।
वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -19y हो जाएगा। ये कट जाएंगे दोनों और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये यहां पे और ये यहां पे इनको डायरेक्ट ही काट दिया। ठीक है, एक कदम और आगे चलते हैं। बचा क्या, 19x। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी x के मान निकालनी है तो x वाली सारी संख्याएं एक तरफ लेते आओ। तो इधर 19x तो है, इस वाले 19x को इधर लेते आओ और x एक तरफ छोड़ दो, या तो सीधे हाथ पे सिर्फ x को छोड़ दो या फिर उल्टे हाथ पे। तो सीधे हाथ पे सारा x का, यहां पे संख्याएं x वाली हमने लिख ली 19x। तो ये बचा क्या, 17 को क्या करें सर, 17 को उधर ले जाओ, उधर क्या है -21, 17 भी उधर गया तो क्या आ गया, -17। 19 + 19 क्या हो जाएगा, 19 + 19 38x हो जाएगा, बराबर ये क्या आ जाएगा, -21 -17 -38। तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। जब भी कभी भी आप किसी भी प्रश्न में फंसे हुए हो और आपसे पूछा जाए कि x का मान क्या होगा, तो आप इस तरीके से x का मान निकाल लोगे। एक कदम और आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है कि 4x + 1 बटे में क्या, 4 + 1/x। अरे ये दिख रहा है ना आपके सामने स्क्रीन पे, 4 है, ब्रैकेट में क्या, x + 1/x है, प्लस 8x - 1/x -47 बराबर 0। यहां पे हम लोग दो बातें करेंगे। अब कौन कौन सी, आगे चलते हैं। पहले इसको 4 लिखा, इसका एलसीएम लेना आता है ना, जब भी जैसे मान लो ये x बटे में 1 और ये 1/x, इस तरह की कोई भी संख्या आपको दी हुई है, समझ में आ रही बात। तो ये जो नीचे की संख्याएं हैं ना, ये जो नीचे की, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। पहला काम मैं ये मान के चलता हूं, मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते सोचता हूं, जैसे मान लो 1/2 और 1/3, जब समय और कार्य पढ़ रहे थे तो उस तरह बहुत दिख रहा था। तो ये अगर सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो सीख लो कैसे करते हैं। मान लो x/1 और 1/x दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम इस 1 और इस x का क्या ले लेंगे, एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहां पे भी वही काम करो, साथ ही साथ इधर भी करते रहो। इधर 2 और 3 का एलसीएम लस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब ये x दिया हुआ है ना, x बटे यहां जो भी संख्या है उसको x बटे में कर दोगे। तो इस x बटे 1 कितना आया, x बटे 1 मतलब x, जो आया क्या आया, x, उसका इस x से ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस x बटे में ये फिर से x करो, तो x/x कितना हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, और जो आया क्या आया, 1, उस 1 का इस ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दोगे, मतलब 1 × 1 तो प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे भी वही चीज कर लो, ये तो x के हिसाब से था, यहां संख्याओं के हिसाब से लसा लिया, कितना आ गया, 6। अब 6 बटे क्या कर दोगे, ये वाली संख्या 2, तो कितना आया, 6/2, 3 आया, कितना आया, 3। अब उस 3 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या से कर दिए तो कितना आ गया, 3, प्लस यहां क्या है, 3 है नीचे, 6/3 किया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या से कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका जवाब कितना आ गया, 5/6 आ गया। ये तो था इसका। इसका कितना निकल के आया, x² + 1/x, x² + 1 बटे में
x। इसी तरीके से इसका, अच्छा यहां इन दोनों के बीच में प्लस था तो यहां इन दोनों के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। अगर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 47 बराबर 0। समझ में आ गई बात। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं। अब यहां तक तो आ गए हम लोग। अब फिर से क्या करें, तो देखो इस वाली संख्या के बटे में भी x है, इस वाली पूरी संख्या के भी बटे में x है, यहां पे क्या है 1 है, तो यहां भी x है, यहां भी x है, यहां क्या है 1 है। अब फिर से क्या लो, लसा लो। तो फिर से पूरे का लसा लिया, कितना, x। अच्छा ये बटे में क्या है, x है, तो x बटे x कितना हुआ, 1 हुआ। और 1 से जो ऊपर लिखा हुआ है उसको चुपचाप लिख दो, तो कितना आ गया, 1 से गुणा करके लिख दो तो कितना आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेम चीज, जो चीज इसके साथ हुई है वही इसके साथ भी होगी, तो क्या आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहां क्या है, 1 है, यहां क्या है, x है, तो x बटा 1 करेंगे, कितना आएगा, x आएगा। और जो आएगा उसका 47 से गुणा कर देंगे, और 47 से नहीं माइनस 47 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस 47 x बराबर 0। ये x इधर चला जाएगा तो 0 के साथ गुणा होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, अच्छा इसका इसमें वही ब्रैकेट खोलना है हमें, खोल देते हैं। 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8, 8 प्लस कहां है, ये माइनस था ना, यहां माइनस था, अभी यहीं आगे बढ़ जाते हम सब, फिर लास्ट में क्या करते सर, पकड़ लेते। आगे चलते हैं, बच गए, -8। और आप लोगों को फिर होमवर्क मिल जाता कि कैलकुलेशन अब आप लोग देखोगे। चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं। ये क्या आ गया, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 47 एक्स बराबर 0। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, जिसका जिसका, जैसे यहां पे देखो पावर में क्या है, 2 है, घात में क्या है, 2 है, तो जो एक जैसे लोग होते हैं, शादी ब्याह में गए, मम्मी लोग एक तरफ ग्रुप बना के बातें चालू, पापा लोग एक तरफ और बच्चे एक तरफ, 5 मिनट में दोस्ती और तूफान शुरू। यहां भी वही होगा, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 2 है, यहां भी एक्स के पावर 2 है, ऐसी संख्याओं को हम एक साथ जोड़ देंगे, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर, 47 एक्स, एक्स के पावर क्या है 1, तो कुछ कोई यहां पावर 1 वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको चुपचाप लिख देंगे -47 एक्स, और ये 4, और ये क्या है -8। तो जब भी विपरीत होंगे चिन्ह, तो 8 में से 4, 8 बड़ा है या 4, 8, 8 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आया 4। जीता कौन, 8, तो 8 के सामने चिन्ह क्या था, माइनस, तो -4 बराबर 0। समझ में आ रही है बात, छोटी छोटी चीजें भी करते हैं। अच्छा यहां से अब जो x की वैल्यू निकालनी है, इसके 2 रास्ते खुल जाते हैं। यहां से क्या हो जाते हैं, x के 2 रास्ते खुलते हैं निकालने के, 2 तरीके हैं। कौन कौन सा सर, आओ देखते हैं। देखो पहला तरीका तो जिसको मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं, जब कुछ समझ में ना आए कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कुछ मत करना, एक काम करना, मान लेता हूं एक कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर
0। इस तरह की कोई समीकरण दिया हुआ है, इस तरह का कोई द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, क्या करें अब? जब भी इस तरह का कोई दो घात, अच्छा इस तरह का क्यों, यहां ये भी तो सर द्विघाती समीकरण है, आप उस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां देखो, यहां पे सब प्लस 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 है, ए भी प्लस है, बी भी प्लस है और सी भी प्लस है। जब भी इस तरह के सब प्लस 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 और बराबर 0 हो, तो इसके लिए x निकालने का ना जो फॉर्मूला बना वो ये बना, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a। सर बाकी सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है? सब कुछ तो सही है कि ये फॉर्मूला आपने बता दिया, इससे x का मान आ जाएगा, इससे x का मान आ जाएगा। लेकिन ये क्यों प्लस माइनस, कब प्लस यूज करेंगे, कब माइनस उपयोग में लेंगे? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में, क्या कि जब भी द्विघातीय समीकरण होंगे, या यूं कह लो कि अगर x के पावर में 1 होगा तो x की हमेशा उस, बोलो इक्वेशन से एक वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आ रही है बात? अगर जब भी द्विघातीय समीकरण होगा, मतलब x के पावर 2 होगी, तो उस समीकरण से 2 वैल्यू निकल के आएगी x की। अगर x के पावर 3 दिया हुआ है किसी समीकरण में, तो उस समीकरण से x की 3 वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पे x की द्विघाती है, तो मतलब इस समीकरण से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, x के 2 मान होंगे। द्विघातीय में x के 2 मान निकल के आते हैं समीकरण में। तो यहां x है, तो x के कितने मान निकल के आएंगे? 2। क्यों? क्योंकि यहां पे जो x है वो द्विघातीय समीकरण में फंसा हुआ है। तो 2 x की वैल्यू कैसे आएगी? पहली कौन सी आएगी सर? पहली आएगी -b, यहां प्लस माइनस दोनों है ना, तो सिर्फ प्लस लिखो, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरे x का मान क्या होगा? -b, माइनस, अभी प्लस लिया, अब एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a। ये x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, इसको x2 बोल लो और इसको x1, तो ये x की 2 मान आ जाएंगे, x1 और x2। समझ में आ रही है बात कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। अब फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतनी बात तो मेरी हो गई। अगली कहानी क्या है? ठीक, अच्छा आपके लिए होमवर्क है, इस तरीके से क्या करोगे आप? x का मान इन फॉर्मूले से निकाल लेना। ठीक, इसमें क्या करना है? a b c की वैल्यू चुपचाप रख देनी है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, x की वैल्यू रखना जब, तो एक बात बताओ कि यहां b रखोगे, कितना रखोगे? -47 रखोगे। a कितना रखोगे? 12 रखोगे। b कितना रखोगे? -47, और c कितना रखोगे? -4। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि a b c जो भी मान आप रख रहे होगे वो कैसे रखोगे? चिन्ह के साथ रखोगे, संख्या के सामने जो भी चिन्ह हो उसी हिसाब से रखोगे। तो यहां अगर माइनस है तो आप यहां b की जगह पे क्या लिखोगे? -47, और पहले से एक और माइनस है। अरे कुछ ऐसा माहौल हो जाएगा ना, -47, तो ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस,
तो कितना आ गया, 47 आ गया। समझ में आ रही है बात, कितना आ गया, 47 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो भी ए बी सी रखोगे आप, वो चिन्ह के साथ रखोगे। तो ए कितना हो गया, 12 रख दोगे, बी -47 और सी -4 रख दोगे। इतनी बात आई समझ में? तो फॉर्मूले में रख के तो आप निकाल लेना। आगे चलते हैं। एक तरीका आप और बताने वाले थे, वो कौन सा तरीका है? एक तरीका और है इसको निकालने का। ये तो ब्रह्मास्त्र है ही, लेकिन ये सबसे आखिरी में। एक तरीका और है इस तरीके से कि जब भी ये हालात दिए हुए हों आपके सामने, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो भी संख्या लिखी हुई हो, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी संख्या लिखी हुई हो, उसकी यहां मौजूद संख्या से क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे। जैसे यहां 12 लिखा हुआ है, तो 12 गुणे क्या कर दोगे, -4, और चिन्ह के साथ करोगे तो ये कितना आ गया, -48 आ गया। ठीक, अब इस -48 को इस हिसाब से तोड़ो कि उसको जोड़ने पे, उसको घटाने पे कितने के बराबर आ जाए, 47, -47 के बराबर आ जाए। नहीं आई बात समझ में? सॉरी, समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस -48 को तोड़ो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 गुणे 6, 8 गुणे -6 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे -4, -16 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के इसको कई तरीके से तोड़ा जा सकता है। हाँ, और जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद ये चेक भी करोगे कि -16 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना आ जाए, -16 में 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। लेकिन मुझे तो यहां 47 चाहिए। समझ में आ रही बात? अच्छा, 4 में क्या कर, 16 में क्या कर दें, -4 जोड़ दें, या 16 में से 4 घटा दें, ये वाला पकड़ लिया अब मैंने, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब कोई भी समीकरण सेट करने पे क्या मिल रहा है मुझे, 47 नहीं मिल पा रहा है। ध्यान से देखो तो एक काम और कर सकते हो, -48 गुणे 1, क्या कर दिया आपने, -48 और 1। सर इससे क्या होगा, -48 गुणे 1 कितना आ जाएगा, -48 आ जाएगा। और क्या होगा, और पता है क्या होगा, -48 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -47 हो जाएगा। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 12x² -48x प्लस x, एक x का मतलब प्लस x, -4 बराबर 0। समझ, कुल मिला के मैं कुछ इस तरीके की बात कर रहा हूं। x² a प्लस b, यहां माइनस होगा, प्लस ए बी बराबर 0, इस तरह के इक्वेशन। लेकिन मुझे इस तरीके से बात ही नहीं करनी, मैं ऐसे चेक करूंगा कि ये हो कैसे रहा है। ठीक, इस तरीके से लेके चलेंगे चीजों को। क्या किया मैंने, 12 का पहले इस -4 में गुणा किया, देखा कितना आया, -48। अब मैं -48 को तोड़ना चालू किया, क्या ध्यान में रख के कि 8 और 6 में तोड़ा तो भी 47 नहीं निकला, 6 में से 8 को घटाया, 8 में से 6 को घटाया, 6 और 8 को जोड़ भी दिया तो भी मुझे -47 नहीं मिला। 16 4 के साथ यही किया, 12 16 3 होगा यहां पे, 16 त्रिक 48, 12 चौक 48, ये है।
12 का वहीं लेके चल रहे थे और आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो। कुल मिला के कंसेप्ट पे ध्यान दो। 16 माइनस 3 लिखा, माइनस 16 गुणे 3 लिखा, मतलब कुछ भी लिखा। 16 का 3 में जोड़ा तो 19 आया, 16 में से 3 घटाया तो 13 आया। कुल मिला के 47 तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक कदम आगे और चलो, तो 47 तक कैसे पहुंचेंगे? -48 और 1 ले लो। -48 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? -47 आएगा। मतलब मैं -48 लिख लिया और प्लस x और प्लस x लिख लिया। अच्छा, इस 47 ही आएगा अभी भी। देखो 48 माइनस x कितना आ गया? 47। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? 12 यहां से निकाल लेना है। x माइनस, अच्छा 12 जब इसमें से कॉमन खींचोगे तो क्या आ जाएगा? 12x इसमें से निकल गया तो x आ गया, इसमें से 12x गया तो 4 आ गया। एक बात बताओ, इस ये 12x कॉमन लेना है। 12x का अगर वापस गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा? 12x स्क्वायर माइनस इसमें 12x का 4 में गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? 48 x मिल जाएगा प्लस 1 x माइनस 4 बराबर 0। समझ में आ रही है बात? तो x माइनस 4। अब ये क्यों लिख रहे हो सर? इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? x माइनस 4। तो अब इसमें से भी x माइनस 4 बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 4 बाहर निकाला तो अंदर ब्रैकेट में बचा 12x माइनस सॉरी प्लस बचा प्लस 1 बराबर 0। समझ में आ रही है बात? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, इस तरह का द्विघातीय समीकरण दिया था, मैंने 12 और 4 को गुणा किया और 4 नहीं -4 को, तो कितना आया? -48 आया। तो कुछ देर के लिए माइनस भूल जाओ, बस 48 आया। 48 को 2 खंडों में करो, 4 और 16 किया। 4 और 16 को जैसे भी उलट फेर करके जोड़ा घटाया सब कुछ किया, 47 नहीं मिला। लास्ट में मैंने 48 को क्या किया? 2 खंडों में लिखा इस तरीके से 48 गुणे 1। अब इसमें मैंने देखा कि 48 में से अगर 1 चला जाता है तो 47 आ जाएगा, लेकिन मुझे -47 चाहिए था। तो मैंने क्या किया? -48 प्लस x किया, मतलब प्लस 1 किया, तो वहां से मुझे -47 मिल गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी चेक करोगे कि मुझे जो -48 लिया हूं मैं, जो 48 लिया हूं मैं, वो क्या मिल जाना चाहिए लास्ट में? यहां पे देखो, ये जो -48 और प्लस x लिया है मतलब प्लस 1, इनका गुणा मुझे लास्ट में क्या मिल जाना चाहिए? -48 के बराबर। अरे यही तो किया था ना, ये 48 को किस में? -48 और 1 इसमें तोड़ा था, तो -48 गुणे 1 क्या होगा? हमेशा -48। तो 12 गुणे 4 -48 तो आ ही रहा था, वो तो मिल ही गया, 47x भी मिल गया। अब इसमें कॉमन वॉमन लेके मैं यहां तक पहुंच गया, x का मान आ गया, कितना आया? x बराबर -4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। अच्छा, क्या x की एक ही मान है? नहीं, 2 मान, द्विघाती है। तो 12x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर गया तो -1, 12x बराबर -1, तो x बराबर -1/12 आ गया। इतनी बात समझ में आई? एक कदम और आगे बढ़ते हैं, x बराबर -1/12 आ गया और x बराबर 4 आ गया। तो x बराबर 4 दिया हुआ है। दो तरीके हैं, आपको जो सही लगे। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके करना है तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले अप्लाई किए करना है तो बिना फॉर्मूले के करेंगे। अच्छा, यहां भी आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या दिया हुआ है? ax प्लस वाई माइनस सी जेड बराबर a ब्रैकेट में -x
प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, अब a का x में गुणा किया तो ax, a का y में किया तो ay माइनस सी जेड बराबर a का x में किया तो माइनस ax आ जाएगा प्लस ay प्लस az। एक बात बताओ, इधर भी ay, इधर भी ay, इधर भी प्लस ay, इधर भी प्लस ay, तो ay क्या हो जाएंगे, कट जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या होगा, कट जाएगा। तो ये ax इधर आया, ax प्लस ax, और ये cz क्या हुआ, उधर चला गया बराबर az तो पहले था ही, माइनस cz इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस cz। ये क्या हो गया, 2ax बराबर z कॉमन लिया तो c प्लस a, x बराबर क्या आ गया, 2a, यहां नीचे चला जाएगा तो z बटे में 2a क्या आ गया, c प्लस a आ गया। x बराबर z बाई 2a, c प्लस a आ गया। बोलो, इतनी बात समझ में आई। x की वैल्यू क्या आ गई, किस, ये वाला ऑप्शन सही है, z बाई 2a c प्लस a या a प्लस c, कुछ भी लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपको मैं हर प्रश्न में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे क्या करना है, x का मान कहीं भी फंसा हुआ है उसको खींच के निकालना है। बस मैथ के कुछ नियम हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर है 1987। क्रमागत संख्या, थोड़ा उदाहरण लेके समझते हैं। क्रमागत संख्या क्या होती है, जैसे 2 3, 1 2, 4 5, 6 7, 11 12। तो क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद एक हो, या एक से जस्ट उसके पहली वाली संख्या हो। समझ में आएगी बात, क्या होगी, जैसे 3 और 7 ये क्रमागत नहीं होंगे, क्योंकि ना 3 के पहले आता है और ना 3 के बाद आता है 7। मतलब 3 7 का ना तो अड़ोसी है और ना ही पड़ोसी है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो जो एक के बाद, अच्छा, इन क्रमागत संख्याओं में दो संख्या अगर कोई एक क्रम में है, दो संख्या अगर क्रम में है तो उनमें एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि एक संख्या जो छोटी संख्या है उसमें एक जोड़ दो तो दूसरी संख्या के पास पहुंच जाओगे। जैसे दो क्रमागत संख्या ली मैंने 4 और 5, तो 4 में अगर मैंने एक जोड़ दिया तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 5 के पास, या 5 में से एक घटा दिया तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 4 के पास। तो ये बोल रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर है 1987। तो पहले मैं दो संख्या तो मानूं क्रमागत, तो एक संख्या मैंने मान ली x, तो दूसरी क्या मान ली मैंने, x प्लस 1। एक x होगी तो उसके बाद एक दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 होगी। x माइनस 1 भी हो सकती है, मैंने x प्लस 1 ले लिया। इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं, बोल रहा है इनके स्क्वायर का जो अंतर है, यही बोल रहा है ना, वो कितने के बराबर है, 1987 के। मतलब दोनों संख्याओं का पहले हमने वर्ग निकाला, उनको स्क्वायर किया, जो भी नतीजा, जो भी वैल्यू आई, जो भी मान आया, उन दोनों का अंतर निकाला। मतलब इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर, मतलब कि ये माइनस ये कर दिया। वो अंतर आ कितना रहा है, तो 1987 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1987 आ रहा है। इसको खोल दो, ये है क्या, ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है यहां पे? x, और b क्या है? 1। माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1987 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। यहां पे ये 1 है ना, प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1987 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1986 आ जाएगा। और इधर जो 2x है वो यहां चुपचाप उतर जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 1986 बटे में 2। तो क्या आ गया? 9, 9 और 3। तो x बराबर आ गया 993। ये तो एक संख्या आई, दूसरी कैसे आएगी सर? तो दूसरी आपने क्या मानी थी? एक x और दूसरी x प्लस 1, और क्रमागत में यही होता भी है। तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? x प्लस 1 वाली। इसमें 1 जोड़ दो 993 में, तो 994। क्या कह रहा है? उन दो पूर्णांकों का योग क्या होगा? जो संख्या है आपके सामने, जो भी संख्या है आपके सामने, उसका योग क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो उनका योग निकाल लो। ये दिए हुए हैं दो संख्या 993 994, 3 प्लस 4 आ गया 7, 9 9 आ गया 18, 1 9 9 18 1 19, क्या आ गया? 1987 आ गया उन दोनों संख्याओं का योग। मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 86 दिया हुआ है, 993 और ये दिया हुआ है, लेकिन काम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा, ये देखो इसी तर्ज पे एक और क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या है, पहले तो वो दो संख्या मान लो, x है और y है। अच्छा, पिछले प्रश्न में दो संख्याओं में क्या दिया गया था? एक संबंध दिया गया था कि वो क्या है? क्रमानुगत हैं, मतलब एक के बाद एक आती हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कोई संबंध नहीं दिया गया, इसलिए मैंने एक संख्या x और दूसरी y मान ली है। अब क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले संख्या की वैल्यू तो आए। तो अभी फिलहाल मैंने क्या किया? दो संख्याएं मान ली, x और y। अब आगे पढ़ते हैं। यदि उनका योग क्या दिया हो? 200 के बराबर, मतलब हमने दो संख्याएं तो मान ली, उनका योग क्या है? x प्लस वाई। इन दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है? 200 के बराबर। किसके बराबर है? 200 के बराबर है। अब कहानी का अगला एपिसोड देखते हैं। और उनके वर्गों का अंतर 8000 हो, मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर का स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद स्क्वायर निकालने के बाद उसका डिफरेंस, मतलब कि उसका अंतर निकालो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 8000 आ गया। इसको कह लो इक्वेशन या समीकरण 1 और इसको कह लो 2। अब क्या करना है? कुछ मत करो। अब समीकरण 2 बटे में समीकरण 1 लिख दो। कैसे लिखा जाता है ये समीकरण 1? 2 बटे 1, कुछ मत करो, ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स प्लस वाई बराबर 8000 बटे 200। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि इनको जोड़ो आपस में, दोनों समीकरण को, इनको एक दूसरे से भाग दो जो अभी दे रहे हैं। जो भी करोगे सीधे हाथ पे जो है उनका एक साथ होगा मामला, और जो उल्टे हाथ पे है उनका एक साथ। देख लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा मैंने क्या किया? एक्स प्लस वाई बराबर 8000, जो उल्टे सीधे हाथ पे हैं उनको 8000 बटा 200 मैंने लिख लिया।
मतलब इक्वल टू के उधर वालों की अलग कहानी और इधर की अलग कहानी, एक में मिक्स नहीं करना है। इसको और सॉल्व किया तो क्या आ गया? अच्छा ये है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है? बोलो भाई। ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर जो दिया है ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब यहां क्या मिलने वाला है हमें? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस वाई बराबर, ये 0 से 0 गया, आ गया ये 40, तो बराबर आ गया 40। ये x प्लस वाई एक्स प्लस, अच्छा फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे? फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे? बाई चांस ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो क्या करेंगे ऐसे माहौल में? ऐसे माहौल में आप क्या करना, कुछ मत करना। ये x प्लस वाई बराबर 200 दिया है, तो y बराबर क्या करना, 200 माइनस एक्स लिख लेना, और ये जो y का मान आया यहां पे रख देना। यहां पे रखने से मतलब ये है कि अब क्या लिख देना, y बराबर आ गया ना 200 माइनस एक्स। अब इसको हटाओ, अब यहां लिखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे जो इसका मान आया है 200 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या लिख देना, 8000। और यहां से x का क्या निकाल लेना, मान निकाल लेना। एक तरीका ये भी है, लेकिन उस तरीके से मैं नहीं जा रहा हूं, वो तरीका आपके होमवर्क। यहां से क्या निकल के आ गया मेरे सामने, यहां से क्या निकल के आया सामने, ये कटा जब तो आ गया x माइनस वाई बराबर 40। अब सब कुछ हटा दो। समझ में आई बात? क्या आ गई? अब कुल मिला के मेरे सामने दो समीकरण, मैं बोल रहा था कुछ देर पहले बोल रहा था कि अगर आपके सामने x और y दो चीजें दी हुई हैं, समझ में आ रही है बात? अगर सिर्फ x दिया था तब तो ऐसे ही काम हो जाता, अगर दो चीजें x और y तो दो समीकरण भी आपको घुमा फिरा के मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलते हैं आगे। इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो सीधे हाथ पे जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई बराबर 200 प्लस 40। तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो गए, कट गए। 2x बराबर क्या आ गया, 240 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 120 आ गया। बोलो अब क्या करेंगे, किसी भी एक में, ये जो दो आपके सामने समीकरण दिए हुए हैं, किसी भी एक में y का x का मान रख दो। मैं मान लो ऊपर वाला ले लेता हूं, तो यहां x का मान रखा तो 120 माइनस वाई बराबर कितना है, 40। तो y उधर गया और 40, मैंने क्या बोला कि जब भी y या इस तरह की चीजें दिखें तो उसको एक तरफ कर दो, कर दिया सर, इधर आ गया y, और संख्याओं को एक तरफ, मतलब उसको अकेला छोड़ दो। तो 120 माइनस 40, तो y बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो x और y दोनों का मान आ गया। अच्छा ये होता कैसे है, ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, क्या है, चेक कर लो। अगर ये जोड़ने से एक, मुझे कुल मिला के इसमें y को गायब करना था और वो मैंने कर दिया। दोनों इक्वेशन को जब मैंने, दोनों समीकरण को जब जोड़ा मैंने, तो देखा कि y से y कट जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद मुझे x 2x बराबर 240 मिल जाएगा। तो कुल मिला के, अच्छा एक का आई वैल्यू 120, दूसरी आई 80,
तो बड़ी संख्या क्या होगी? 120। तो मतलब बड़ी संख्या क्या आ गई? 120 आ गई। समझ में आई बात? अब एक कदम और आगे चलते हैं, तो 120 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं किसकी? थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात करते हैं। ठीक, क्या है ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री में इस तरीके से मान के चलिए कि क्वेश्चन आएंगे, बाई चांस अगर आ जाए एग्जाम में, ये सोच के मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्या ज्योमेट्री के भी कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको बता दी जाएं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे न्यून कम कोण होता है, अधिक कोण होता है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें, ये जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, समझ में आ रही है बात? इसको क्या कर लो, एक एक बार पढ़ लेना, और इसकी क्या क्या परिभाषाओं से क्या क्या इनकी खास बात है उसको भी ध्यान में रख लेना। जैसे समकोण का हमें पता है कि समकोण कहीं भी लिख दिया मतलब वहां पे क्या बन रहा होगा? 90 अंश का कोण बन रहा होगा। समझ में आगे बात? न्यून कोण जैसे ही बोल दिया कि कोई ये θ1 है और ये कोई θ2 है, जैसे ये θ1 है और ये θ2 है, तो थीटा, अब बोल दी ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। अगर ये दोनों न्यून कोण हैं, इसका मतलब कि θ1 प्लस θ2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, और साथ ही साथ इनकी छोटी छोटी क्या खास बातें होती हैं इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे अगर बात करें सरल रेखा या सरल कोण की, तो कोई एक सरल रेखा या सीधी रेखा आपको दिख रही है, सरल कोण कितना होता है? ये यहां से यहां तक जो कोण बन रहा होता है, ये किसके बराबर होता है? 180 अंश के या 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आ रही है बात? ये कितने के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। अब यहां जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसकी बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। पूछा जा रहा है कि ये एक सरल रेखा है, ठीक है, इस पे θ1 और θ2 को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान किसके बराबर होगा? बोलो। अच्छा, ये बीच में समकोण भी दिख रहा है हमें, बीच में हमें समकोण भी, मतलब इसका मान कितने के बराबर होगा? 90 अंश के। और अभी हमने कुछ देर पहले बात किया कि एक सरल रेखा या एक सरल कोण कितने के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। इसका मतलब सर ये हो गया कि ये जो पूरा एंगल या कोण बनेगा ये 180 के बराबर। तो क्या आ गया? थीटा प्लस 90 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं। θ1 θ2, इनको ये है ना θ1 प्लस θ2, 90 उधर गया, 180 में से 90 गया तो कितना आ गया? 90 ही आ जाएगा। मतलब θ1 और θ2 को जोड़ने पे क्या निकल के आ गया? 90 अंश आ जाएगा। समझ में आ रही है कुछ कुछ बातें? एक कदम और आगे चलते हैं इसी क्रम में। अच्छा, एक चीज और, ए बी सी के कोणों का अनुपात कितना है? किस कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, ए बी सी बना लो। पहले इसके पहले एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मानते हैं ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। किसी त्रिभुज के अंदर की जितनी भी कोण हैं, तीन कोण, मतलब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के
कोणों की योग का बराबर हमेशा कितना होता है? 180 अंश या 180 डिग्री होता है। क्या कहा मैंने कि अगर मैं ये θ1, θ2 और θ3 जोड़ देता हूं तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि कोणों का अनुपात, इसके 3 कोण जो होते हैं किसी भी त्रिभुज के, कोण 1 संबंधे कोण 2 संबंधे कोण 3 बराबर ये कितना बता रहा है? 1 संबंधे 2 संबंधे 3 बताया जा रहा है। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? समानुपात और अनुपात जब पढ़ा रहा था तो क्या बताया था आपको कि जब भी इस तरह के हालात दिए हों तो आप कोण 1 मतलब θ1 बराबर क्या मान सकते हो? 1 गुणे x, 1 गुणे x, 1 इंटू एक्स। θ2 बराबर क्या लिख सकते हो? 2 गुणे x, मतलब ये x आ गया, ये 2x आ गया। और θ3 बराबर 3 गुणे x बराबर 3x आ गया। θ3 बराबर क्या आ गया? 3x आ गया। इन तीनों कोणों का मान निकाल लेंगे। मैंने बोला है ना, जब भी कोई 3 कोण या कोई भी चीज अनुपात में दी हुई हो तो कुछ मत करो, x से मल्टीप्लाई करो और ये मान लो कि θ1 कितना अंश है? x अंश है, 2x अंश है, और θ3 कितना अंश है? 3x अंश है। इतनी बात आई समझ में? अब आगे चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कैसे? देखो, अब हमें यह भी पता है, हमें यह भी पता है क्या, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि θ1, θ2, θ3 बराबर कितना, मतलब इनका योग कर दिया तो कितना आ जाएगा? 180। कर दो, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। इन तीनों को जोड़ा क्या आ गया? 6x बराबर 180। x बराबर क्या आ गया? 180 बटा 6। ये कितना आ गया? 30 अंश आ गया। x का मान कितना आ गया? 30 अंश। कितना आ गया? 30 अंश। तो क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 3x वाला होगा, मतलब 3 गुणे 30 कितना है? 90 अंश का कोण इसमें इस त्रिभुज में बन रहा है। एक कोण कौन सा है? 90 अंश का, और वही सबसे बड़ा है। बाकी दूसरा 60 अंश का है, और सबसे छोटा तीसरा कितने? 30 अंश का ही होगा। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर, 90 अंश। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। क्या कह रहे हैं कि ABC के कोण इस प्रकार हैं कि पहला कोण दूसरे से 10 अधिक है। पहला कोण दूसरे से 10 अधिक है और दूसरा तीसरे कोण से 10 अधिक है। ठीक है, मैंने क्या किया, मान लेता हूं 3 कोण है, θ1, θ2, θ3। मैंने दूसरे कोण को क्या मान लिया? x मान लिया। अच्छा, दूसरे को ही आप क्यों x मान रहे हैं? पहले को भी मान सकते थे, तीसरे को भी, और आमतौर पे आदमी यही करता है, एक तरफ से शुरू करता है, या तो इधर से करिए या फिर इधर से करिए, बीच में से क्यों कर रहे हैं? एक बात बताओ कि पहला कोण दूसरे कोण से, मतलब पहला और दूसरे का संबंध दिया हुआ है एक साथ, फिर दूसरा और तीसरे कोण से दूसरे कोण का और तीसरे कोण का संबंध दिया हुआ है एक साथ। समझ में आ रही है बात? 2 संबंध दिए गए हैं, एक पहला और दूसरे के साथ, एक दूसरा और तीसरे के साथ। इन दोनों में
कौन है जो दोनों जगह पे उपस्थित है? वो है दूसरा। दूसरा का दोनों के साथ संबंध है, पहले के साथ भी और तीसरे के साथ भी। इस वजह से दूसरे को मान लेंगे क्या? जो θ2 दूसरा कोण है उसको, उसका मान क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से सोचना है और लेके चलना है, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन की शुरुआत क्या करें। जरूरी नहीं है कि लकीर के फकीर बन जाओ और या तो ए से शुरू करो x मान के, या सी से, मतलब कि तीसरा θ3 से। नहीं, जरूरत के हिसाब से हम मानेंगे। तो यहां हमने दूसरे वाले को क्या मान लिया? x। अब देखो जल्दी, एकदम मजेदार हो जाएगा क्वेश्चन। पहला कोण दूसरे से 10 अधिक है, दूसरा कितना है? x। तो सर पहला 10 अधिक है तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। तो पहला आ गया x प्लस 10, दूसरा x, तीसरा। अब दूसरे और तीसरे में देखते हैं। दूसरा तीसरे कोण से 10 अधिक है, तो मतलब तीसरा दूसरे से 10 कम है। तीसरा दूसरे से 10 कम है, तभी तो वो दूसरा तीसरे से 10 अधिक होगा। तो दूसरा कितना है? x, तीसरा 10 कम है, मतलब x माइनस 10 है। ये तीन सर कोण आ गए। इन तीनों का योग त्रिभुज के अंदर है, तो इन तीनों का योग कितने के बराबर? 180 के बराबर। मतलब कि x प्लस 10 प्लस x प्लस x माइनस 10 बराबर 180। x 10 और 10 कट गए, 3x बराबर कितना आ गया? 180। तो x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं? सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। θ1 मेरा कितना आ गया? कितना? x प्लस 10, मतलब 60 प्लस 10 70 डिग्री। θ2 कितना आ गया? ये x बराबर 70, ये मेरा θ2, ये तो लिखा ही है, सॉरी 60 है ना x का मान। तो θ2 x है, तो x दूसरा कितना आ गया? 60। तीसरा 10 कम है 60 से, मतलब कि ये कितना आ गया? 50। सबसे छोटा कौन सा है? तीसरा है, कितना है? 50 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 अंश का कोण, 50 अंश ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और कहानियां सुन लेते हैं। एक बात याद रखना कि जब भी तीन लाइनों का आंतरिक कोण की बात करेगा तो वो हमेशा कितने के बराबर होगा? 180 ही होगा। अभी त्रिभुज में देखा, यहां पे देखो, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये है। इनके आंतरिक मतलब इनके अंदर की बात चल रही है, तो इसका योग कितने के बराबर होगा? 180। ये और ये अंदर का, ये वाला इसका योग किया तो कितने के बराबर? 180 के बराबर होगा। मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका आंसर तो आ गया, लेकिन इससे मैं कुछ चीजें और समझाना चाहता हूं। एक बात याद रखो कि ये आंतरिक कोण दिए हुए थे, हमें पता है कि ये जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं तो ये जो अंदर के कोण होते हैं इनका योग कितने के बराबर होगा? 180 के। अच्छा, एक चीज और, यहां मैं मान लेता हूं कोई θ3 है, ये क्या है? कोई θ3 है। तो θ3 जो होगा वो θ2 के बराबर होगा, कारण ये संगत कोण कहलाते हैं। θ2 और θ3 के जोड़े को क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। क्या फिर ये सिर्फ यही होंगे? नहीं, ये θ1 और थीटा यहां मैंने 4 बना दिया, तो θ1 बराबर थीटा क्या हो जाएगा? 4। ये भी संगत कोण। समझ में आ रही है बात? यहां अगर कोई बन रहा है और यहां बन रहा है तो ये भी संगत कोण, यहां अगर कोई बन रहा है और यहां बन रहा है तो ये भी संगत कोण होंगे।
तो संगत कोण भी समझ में आ गया। इस तरीके से थोड़ा बहुत आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कब और कहाँ घर पे कि कौन कौन से कोण होते हैं और क्या किस तरीके से फिगर में वो दिखते हैं, क्योंकि देखो उसी से डायरेक्ट फिगर में क्वेश्चन पूछ रहा है। समांतर लाइनें जो कि कभी मिलने वाली नहीं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे बातें पूछ ली जाती हैं जिसको कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाता है। क्या पूछ रहे हैं कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। एक बात बताओ, ए बी सी पहले तो 3 भुजाएं, ये मान लो कोई त्रिभुज है, इसकी लंबाई कितनी है ए, इसकी लंबाई कितनी है बी, और इसकी लंबाई कितनी है सी। ये यहां तक आई बात समझ में। ए बी सी, ये क्या है ए, ये बी और ये सी है, ए बी सी। ए बी की लंबाई कितनी है ए सी की लंबाई है बी, और बी सी की लंबाई कितनी है सी है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी को मैं जोड़ दूं तो क्या वो सी के क्या होगा, सी से बड़ा होगा या नहीं होगा। एक छोटा सा मैं थोड़ा सा चीज समझा रहा हूं। देखो इस तरीके से मान लेता हूं ये कोई त्रिभुज है, ये नीचे बेस भी है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि 2 यहां तक, ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच में ये बेस है, इस त्रिभुज का आधार है, ठीक। अब एक बात बताओ, मैं इसको त्रिभुज को ऐसे कर दिया, ठीक। मतलब मैंने क्या किया, ये त्रिभुज थी, ये बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है सी पॉइंट है। समझ में आ रही है बात ना। अब बी को मैं इधर पकड़ के खींचूं, सी को मैं इधर पकड़ के ऐसे खींचता चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, बी कहीं यहां आ जाएगा खींच के, सी कहीं यहां आ जाएगा, और ये ए जो पॉइंट था यहां पे, ये इस पे यहां से चलते चलते यहां आके नीचे गिर जाएगा, मतलब ए पॉइंट भी इसी लाइन पे आ जाएगा। जब ए इस पे आके गिर जाएगा तब क्या समीकरण बनेगा, तब समीकरण ये बनेगा कि ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, यही बनेगा ना। या इसको यूं भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी। कब, जब एकदम ए उसी लाइन पे गिरा हुआ है, लेकिन ए ऐसे उठते चला गया तो ये बीच वाली लंबाई, ये जो लंबाई थी ये क्या होती चली जा रही है, कम। मतलब ये आधार की लंबाई क्या होते चली जा रही है, कम होते चले जा रही है। समझ में आ रही है बात। मतलब ए बी जितना लंबा था वो तो उतना है ही, सी की लंबाई क्या होने लगी, घटने लगी। तो मतलब ए प्लस बी सी से क्या हो गया, अब जब ये त्रिभुज बन गया तो बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि जो पहले सी था ए बी के बराबर, अब वो सी घट गया। घटने की वजह से क्या हुआ, ए प्लस बी बड़ा है किससे, ग्रेटर है किससे, सी से। और ये एक प्रूफ भी है, एक तरीके का स्टेटमेंट भी है जो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, किसी 2 भुजाओं का अंतर, किसी 2 भुजाओं की लंबाई का जो अंतर होगा वो हमेशा किसी तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये तो सही है ही, साथ ही साथ ये भी सही है। कई बार एग्जाम में 2-2 ऑप्शन सही रहते हैं। जैसे अभी मैं पीछे जो करा रहा था क्वेश्चन, x का 2 मान आया था 4 और -1/12, अगर वो दोनों ऑप्शन में दिए रहते तो दोनों को आपको टिक करना होता। आप दोनों कैसे करेंगे, वो इस तरीके से, ए भी सही है बी भी सही है, तो देखोगे कौन से ऑप्शन में
ए और बी दोनों की बात की गई है, तो डी में। ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान से देखना आना जरूरी है। बोलो बोलो बोलो, ये बात समझ में आई? तो एक कदम और आगे बढ़ा जाए। चलो, क्या कह रहे हैं कि ये कोई बीओडी है। बीओडी है नहीं, बीओडी ज्ञात करना है हम लोगों को। ये देखो, ये बी है, ये वाला जो एंगल है, जिसको कि आप क्या कह लो, θ1 कह लो। समझ में आ रही बात? ये है बीओडी एंगल, इसको पता करना है। कैसे करें सर, कैसे करें? अरे अभी बताया था कि एक सरल रेखा पे जो बड़ा वाला कोण बनता है, जिसको कि सरल कोण कहते हैं, ये 180 के बराबर होता है। अब एक बात बताओ, ये 180 बराबर θ1 + 50 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अरे ये प्लस 50 यही तो है 180। तो θ1 मतलब BOD बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 50 मतलब कि 130 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे। बोलो कितने अंश का कोण है ये, 130, मतलब ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। घर पे क्वेश्चन वगैरह लग रहे हैं या नहीं? बताओ आप सब, पढ़ाई लिखाई हो रहा है या नहीं? चलो कोई बात नहीं, पिछला क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, अगले प्रश्न में ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि माध्यिका क्या होता है? माध्यिका पे बात करनी है। ये माध्यिका क्या होता है सर? ये कहां पहुंच गए अचानक ज्योमेट्री और रैखिक समीकरण से? अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की बस हमें बेसिक कुछ इजी या सस्ती सस्ती चीजें हैं, उस पर थोड़ी बहुत हमें बात करनी है। समझ में आ रही है बात? उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे सांख्यिकी पे। अच्छा, क्या बात करनी है? सांख्यिकी होता क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। आप ऐसा सोच रहे होंगे ना, स्टैटिक्स थोड़ी सी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सांख्यिकी स्टैटिक्स से आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा इसमें सांख्यिकी की भी कुछ बातें, जो बेसिक बातें हैं, जो आमतौर पे कई परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं, वो आप लोगों से कर लिया जाए। क्या होता है सांख्यिकी? क्या होगा कि अगर आपके सामने कोई जटिल आंकड़ों का समूह दिया हुआ है, तो सांख्यिकी में हम लोग क्या करते हैं, क्या सीखते हैं कि उन जटिल आंकड़ों को पहले क्या करो, सरल रूप दो। समझ में आ रही है बात? क्या करते हैं, पहले सरल करते हैं। किसको? उन जटिल आंकड़ों को पहले क्या किया जाता है, सरल किया जाता है। सरल करने के बाद क्या करते हैं, उसे एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। जटिल आंकड़े दिए हुए हैं, उनको पहले सरल किया गया, सरल करने के बाद एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं हम लोग। और तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं, उन आंकड़ों की तुलना करते हैं अलग अलग विधियों से। ठीक है, वो विधि भी हमें स्टैटिक्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर ही पता चलेंगी।
तो ये इसकी डेफिनेशन थी सांख्यिकी की, इसको मैंने 3 स्टेप्स में तोड़ दिया। पहला क्या है, सांख्यिकी के अंदर हम जटिल आंकड़ों को सरल करते हैं, ठीक है। दूसरा, उसे एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं, और तीसरी बात क्या करते हैं, उसकी तुलना के लिए विधि इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई, स्टैटिक्स आप पढ़ा क्यों रहे हैं ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिहाज से आपको महत्वपूर्ण लगा, इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। बात यह है कि सर अब ये माध्यिका क्या होती है, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो, 2 चीजें आपको यहां सबसे ज्यादा जिक्र की जाएंगी, एक होता है माध्य, एक होती है माध्यिका। क्या बोला मैंने, एक होता है माध्य और दूसरे क्या होती है, माध्यिका होती है। पहले माध्यिका पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में पहले यही आ गया। इसको भी इसके जो प्रश्न है इसी के माध्यम से हम समझते हैं कि माध्यिका क्या होती है। चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि 4 6 ये समूह दिया हुआ है, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो पहले तो सबसे पहला काम जो है, ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं इनको आरोही क्रम में लिख दो। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े। इतनी बात समझ में आई, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनते जाना है। चलो अच्छा, मैं एक काम और करता हूं, जो संख्याएं मैं लिखता हूं जब भी सांख्यिकी के सवाल करते समय, उसको मैं काटते चलता हूं कि इससे पता तो चले कि कौन सी संख्या मैंने लिखी, कौन सी नहीं लिखी, क्योंकि क्वेश्चन इसके इजी ही होते हैं एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स अगर मैं बात करूं तो। लेकिन हड़बड़ी में, जल्दी में कोई ना कोई क्या होती है, संख्याएं छूट जाती हैं या रह जाती हैं, या आप गलत तरीके से उसको ले लेते हो। समझ में आ रही बात। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत होने के ज्यादा चांसेस। तो यहां पे थोड़ा ध्यान ज्यादा चाहिए। टॉपिक इजी है लेकिन ध्यान ज्यादा होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या मुझे 3 दिख रही है, मैंने यहां 3 लिखा। उसके बाद क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो मैंने यहां 4 लिख लिया। उसके बाद 5 दिख रहा है तो मैंने 5 लिख लिया। उसके बाद 6 दिख रहा है तो मैंने 6। उसके बाद 7 दिख रहा है तो मैंने 7। उसके बाद 8 दिख रहा है तो मैंने 8। एक और यहाँ 8 है लास्ट में। अच्छा, ये नहीं कि एक 8 है या एक 7 है तो बस अब दूसरी संख्या के ऊपर चले जाओ, नहीं। एक 8 मैंने लिखा, यहां का काटा, तब से ये लास्ट में एक 8 और दिख गया, तो इसको भी काटा और एक 8 और लिखा। ये बातें ध्यान देने वाली हैं। ये नहीं कि 8 मिला तो सीधे 9 पे जंप कर गए, फिर ये देखो कि वो 8 कितनी बार है, एक बार है तब आगे बढ़ गए। यहां कितनी बार है, 2 बार, तो लिख लिया। आगे चलते हैं। 8 के बाद अब क्या है, 9 है तो 9 लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या है, 11 है तो 11 लिख लिया। 9 और 11 मैंने काट दिया। अब क्या बचा, 13 और 16। 13 और 16। एक बात बताओ, ये सारी संख्याएं कट गई, मतलब सारी हमने आरोही क्रम में लिख दिया। इतना काम अब हमने कर लिया। अब एक कदम क्या करेंगे, और आगे चलेंगे। नहीं आई बात समझ में। देखो क्या करना था, अरेंज करना था, वो हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे सर, माध्यिका निकालने के लिए। पहला स्टेप क्या किया, आरोही क्रम में लिख लो। दूसरा, संख्याओं की गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या किया, 11। क्या आ गया, 11। मतलब कुल कितनी संख्या, n बराबर क्या आ गया, 11। पहला स्टेप आरोही क्रम में, दूसरा संख्याओं की गिनती करना। क्या आ गया, 11 आ गया। अब इसके बाद 2 रास्ते खुलेंगे। पहला, अगर जो संख्या आई है, कुल संख्या कितनी है, 11, यहां पे अगर वो संख्या
जो भी आ रही है ये चेक करेंगे सबसे पहले कि वो सम है या विषम है। ये 11 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या? तो 11 है सर विषम संख्या। विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या है तो दूसरे रास्ते से जाएंगे, और अगर सम संख्या है तो दूसरे रास्ते से जाएंगे। चलिए एक कदम और बढ़ते हैं। मुझे पता चल गया कि ये क्या है, n बराबर 11 है, जो कि क्या है, विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या दिखे तो आपको बस एक काम करना है, क्या, n+1/2 लिखना है। ये क्या आएगा सर, इसे कहेंगे क्या, इसी जगह पे मध्यिका बैठा होगा या बैठी होगी, जो कहना है कह लो। ये लोकेशन बताएगा कि मध्यिका कहां मिलेंगे आपको, मध्यिका कहां पे है। ये क्या है, n की जगह पे क्या रखेंगे, 11। क्यों, क्योंकि कुल कितनी समूह में कितने संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं। 11 + 1/2 कितना आ गया, 12/2। मतलब ये कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब मेरी माध्यिका कहां पे है, छठे स्थान पर। 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पे। तो माध्यिका कितना आ गया इस प्रश्न में, 8 आ गई। किस स्थान पे बैठी थी माध्यिका, किस स्थान पे मिला आपको, वो छठे स्थान पे मिला। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8। अच्छा सर, अगर मान लेते हैं ये 16 हटा देते हैं, ये सारी कहानी हटा देते हैं। मान लेते हैं कि आरोही क्रम में करने के बाद मेरे पास ये संख्याएं हैं, 16 हटा दीजिए। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं इसी प्रश्न में, ठीक। अब मैंने संख्याएं गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है। तो विषम के लिए तो हमें पता है कि 11 + 1 मतलब n+1 और होल डिवाइडेड, पूरे बटे क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। अगर सम संख्या, अब यहां पे क्या आ गया, ये 10 आ गया, n बराबर 10 आ गया। अब क्या किया जाए, अब आपको क्या करना है, n/2 लिखना है, कॉमा n/2 + 1 लिखना है। n/2 किया मतलब 10/2 किया, और n/2 + 1 किया मतलब 10/2 + 1 किया। ये क्या आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। मतलब मध्यिका कहां पे मिलेगा आपको, 5 और 6 दोनों पे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पांचवें और छठे स्थान पर जो भी संख्या है उसका औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालेंगे, 7 + 8, 7 और 8 का योग, और बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 15/2, मतलब कि 7.5। तो इस प्रश्न में अगर जब 10 ही क्या दिए गए होंगे, संख्याओं के समूह दिए जाएंगे, तब क्या आ जाएगा, माध्यिका 7.5। लेकिन इस क्वेश्चन में 11 थे, यहां पे एक 16 भी उपस्थित था, इस वजह से माध्यिका कितनी आ गई, 8 आ गई। नहीं आई बात समझ में, बोलो, आ गई ना। अब आगे तो मध्यिका, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मध्यिका निकलेंगे कैसे। मध्यिका निकालने का सबसे पहला स्टेप है कि सारी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दो, या छोटे से बड़े लिख दो। देखो ये छोटा था 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे छोटे से बड़े की तरफ लिख दो। उसके बाद अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप ये कि गिनो कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि यहां पे 11 था,
फिर ये चेक करेंगे कि जितनी संख्याएं हैं, जो भी संख्या आ रही है, कितनी संख्याएं हैं 11, तो 11 चेक करेंगे क्या है, सम है कि विषम। ये पता है ना सम विषम कैसे चेक करते हैं, पढ़ाया है मैंने। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो क्या आ जाएगा, मुझे पता चल गया कि 11 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, बस एक फॉर्मूला लगा देना है, इन सबको हटा दो। अगर ये पता चल जाए कि विषम है तो n+1/2, ये तब के लिए जब विषम है। अगर सम है, कुल संख्या कितनी है, जो भी कुल संख्या अगर गिने और जो संख्या आई, जैसे मान लो 10 आ गया, कुल संख्या कितनी है 10, तो वो तो सम है। तब क्या करेंगे, तो तब n/2 प्लस n/2 प्लस 1, जब सम आए, जोड़ करने पे, संख्या निकालने पे कि कितनी संख्याएं हैं वो निकालने पे अगर सम आ जाए तो n/2 और n/2 प्लस 1। मान लेते हैं इस स्थान पे x है और इस वाले स्थान पे y है। ये तो अभी स्थान आया निकल के ना, जैसे n+1/2, अब n रखा है 11, तो 11 + 1/2 कितना हुआ, 12/2 मतलब 6। तो छठे स्थान पे जो संख्या होगी वो हो गई माध्यिका। लेकिन यहां पे तो क्या आ रहा था, छठा और पांचवा और छठा दोनों आ रहा था। तो दोनों जगह पे मान लेते हैं कि ये संख्या है x और y, तो क्या करेंगे, x और y का औसत निकाल लेंगे, और जो औसत निकल के आएगा वही इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, माध्यिका का मान हो जाएगा, माध्यिका वही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसे प्रश्न मिलेंगे अभी। अच्छा, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 15.3। 10 प्रेक्षण मैं मान लेता हूं क्या होंगे, x1, x1, x2, x3, x4, ऐसे कहां तक है, 10 तक है। बोल रहा है कि इनका माध्य, अब माध्य आ गया है। अब तो सर आपको बताना ही पड़ेगा, मुझे इस सच से पर्दा उठाना ही पड़ेगा कि माध्य होता क्या है। माध्य होता है क्या, कि कोई भी समूह दी गई है आपको संख्याओं की, तो उन सारी संख्याओं का क्या निकाल लो, योग निकाल लो, और बटे में क्या कर दो, कितनी वो संख्याएं हैं। समझ में आ रही बात। अभी जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में आपको एक समूह दिख रहा था, संख्याओं का दिख रहा था, तो उन सारी संख्याओं का योग निकाल लो, और मुझे पता है वो पूरी संख्याएं कितनी थी, 11 थी, बटे में 11। अरे जैसे एवरेज करते थे, एवरेज के फॉर्मूला जब बढ़ा रहा था मैं औसत, तो उस टाइम बोला था ना केंद्रीय माप, एवरेज का लेक्चर याद करो। छोड़ो, अब एवरेज आपको पढ़ा दिया है, यहां माध्य पढ़ा रहा हूं। तो माध्य कैसे होगा, सारे जो भी समूह में संख्याएं हैं उनका योग कर दो, और बटे में वो संख्याएं कितनी हैं उससे भाग कर दो, ठीक है, तो माध्य आ जाएगा। तो ये टोटल संख्याएं कितनी हैं सर, 10 हैं, तो बटे में 10 और इन सब का योग कर दो, ठीक, ऐसे कर दिया। बराबर क्या आ जाएगा सर, 15.3 आ जाएगा, और क्या है, ये आ गया। अच्छा सर, इसका इधर तिरिया का गुणा कर दूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर दो। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ गया 153 बराबर इन सारी संख्याओं का, प्रेक्षणों का योग आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। बोल रहे हैं यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए, अब इन सब में मतलब जो x था, x1 था, इसमें 5 जोड़ दो, x2 में 5 जोड़ दो, x3 में 5 जोड़ दो, ऐसे करते करते किसमें, x10 में भी 5 जोड़ दो। ऐसे सब में मैंने 5 जब जोड़ दिया, तो अब फिर से इसका क्या निकाला, माध्य निकाला। तो अब जो नया माध्य आएगा वो क्या होगा, जो नया माध्य आएगा, आओ निकाल के देखते हैं। एक बात बताओ, जब इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, x1
प्लस x2 प्लस x3, इसको एक तरफ लिख लो, प्लस हर किसी के साथ क्या है, 5 है। 5 कितनी बार है इसमें, 10 बार। x1 के साथ प्लस 5, x2 के साथ प्लस 5, x3 के साथ प्लस 5, x10 के साथ प्लस 5। तो 5 पूरा कितनी बार प्लस हो रहा है, 10 बार। मतलब सारे 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको क्या लिख दो, x10 प्लस 50 बटे में क्या लिख दो, संख्याएं तो प्रेक्षण तो 10 ही हैं, हर प्रेक्षण में ना 5 जोड़ा गया है, तो टोटल कितनी है, 10 हैं। इस तरीके से लिख देंगे कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत। उन सबको मैंने फिर से जोड़ा। अब इसका मान तो आपको पता ही है कितना है, 153। ऊपर देखो तो क्या लिख दो, 153 प्लस 50 बटे 10। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया, 183 बटे 10। तो ये क्या आ गया, 18.3। आपने 5 हर एक प्रेक्षण में जोड़ा तो माध्य भी कितना बढ़ गया, 5। पहले कितना था, ये 15 सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, ये 183 नहीं, कितना आ जाएगा, 3, 5 5 10 का 0 1 2, 203 बटा 10 आ गया। और कितना आ जाएगा, 20.3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पहले कितना था मान, 15.3, अब कितना हो गया, 20.3। तो क्या हुआ, हर प्रेक्षण में आपने 5 बढ़ाते चले गए, तो माध्य भी कितना बढ़ गया, 5 बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया, 15.3 था, अब 20.3। और ये नॉर्मल सी चीज भी है, एवरेज में भी हम लोगों ने किया था थोड़ा बहुत। समझ में आ रही है बात। एक इससे सीख क्या मिलती है कि कभी भी अगर हर संख्या में समान संख्या जोड़ी जाए, ये नहीं कि 5 6 8 कुछ भी, अगर समान संख्या जोड़ रहे हो तो उसका एवरेज हो चाहे माध्य हो, औसत हो चाहे माध्य हो, दोनों उस संख्या के बराबर ही माध्य को अधिक कर देंगे। जैसे देखो 5 जोड़ा तो माध्य भी 5 ही ज्यादा हो गया। अब कितना हो गया, 15.3 से 20.3। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 5 अधिक हो जाएगा। एक प्रश्न और करते हैं, क्या कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कम, इसका माध्य और माध्यिका दोनों निकालना है हम लोगों को। लिखो, छोटे से क्या बोला था मैंने, बड़े की तरफ, तो सबसे छोटा a-3, तो a-3, उसके बाद a-2, क्या निकालना है, माध्य ना, तो पहले माध्य निकालते हैं, a-2। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, a-3 a-2, और कोई है a से छोटा नहीं, अब a लिख लो, तो प्लस a, फिर a+1 लिख लो, a+1, a+3 लिख दो, a+4 लिख दो, और लास्ट में a+5 लिख दो। इन सब को क्या कर दो, जोड़ दो। माध्य मैंने ऐसे ही बोला था ना, कैसे निकालोगे माध्य, जो भी दिए हुए हैं संख्याएं इन सब को जोड़ दो। क्या कर दो, चुपचाप जोड़ दो, ठीक। एक बार चेक कर लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, बटे में क्या कर दो, 7 कर दो। अच्छा, सब में a है तो मतलब a इसमें कितनी होगी, बिना गिने बोला जा सकता है 7a, मतलब 7a होगा सर, तो लिख दो 7a।
अब ये 3 है और 2 है, माइनस है दोनों, तो 3 और 2 माइनस माइनस कितना हुआ, -5, और इधर +5 है तो इसको काट देंगे। अब 4 3 7, 7 1 8, यही है ना। हाँ, तो ये क्या आ गया, +8/7। अब इसको अलग अलग चाहो तो करके लिख सकते हो, 7a/7 +8/7। तो इसको क्या आ गया, 7a/7 +8/7। तो इसको क्या लिख लोगे, a +8/7। ये क्या निकल के आया है, अभी माध्य निकल के आया है। क्या निकल के आया है, माध्य निकल के आया है। बाकी अब जो भी चीजें दिख रही हैं इनको हटा दो। ठीक, अब माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान बरतना जरूरी है। क्यों, पहले तो इसको आरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े में सजाना शुरू करते हैं। a - 3, a - 2, a - 1 तो है नहीं, तो डायरेक्ट a, a - 2 a और a - 3। अब क्या लिखेंगे, a +1। आरोही क्रम में सजा रहा हूं मैं, a +3, a +3 भी है, a +4 है और a +5 है। a +5 हो गया, 4 हो गया, 3 तो कट ही गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आरोही क्रम में सजा दो। फिर गिनो कितनी संख्याएं हैं, तो गिन लिया, कितनी है, 7। फिर क्या बोला माध्यिका निकालने के लिए, 7 लिखो और सोचो कि ये 7 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 7 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए क्या करोगे, n+1/2, तो मतलब 7 + 1/2। तो ये कितना आ गया, 8/2, मतलब 4। चौथे स्थान पे कौन सी संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान ये आया। चौथे स्थान पे सर है a+1। चौथे स्थान पे क्या है, a+1। तो माध्य आ गया a +8/7 जो वहां लिखा है, और माध्यिका आ गया कितना, a+1। तो आंसर क्या हो गया, a। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतनी बात, तो माध्य और माध्यिका हमने आज थोड़ा बहुत निकालना सीख लिया। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें निपुण हो जाएंगे, जिससे कि परीक्षा में ये सवाल सही होने की प्रतिशत बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। चलिए फिलहाल तो आगे चलते हैं। संख्याएं दी हुई हैं कि माध्यिका क्या होगी। इस संख्या की भी आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। कैसे आएगा, कुछ मत करो, क्या बताया था माध्यिका निकालने के लिए, पहले आरोही क्रम में लिखो आराम से, बिना किसी टेंशन के। सबसे छोटा जो माइनस वाली संख्या होगी, सबसे छोटी, तो लिख लो -4.8, इसको पहले काट भी दो। उसके बाद देखो कोई माइनस में है, नहीं। अच्छा, कोई जीरो है, हाँ है नहीं, ये एक जीरो है, तो ये जीरो। अब जीरो के आगे बढ़ते हैं, एक तो दिख नहीं रहा, 2 दिख रहा सर, 2.3 लिख लो यहाँ पे 2.3। अब आगे चलते हैं, 2.3। अब क्या दिख रहा है, 3.5, तो यहाँ क्या लिखो 3.5। और आगे क्या दिख रहा है, 3.9, तो लिख दो 3.9। अब 3 भी हो गया, 4 है, हाँ 4.6, तो लिख दो 4.6। 4.6 के बाद ये सीधा दिख रहा है 5.2, तो ये लिख दिया 5.2। अब 5 के बाद 6 दिख रहा है, ये 6.1 लिख दिया। 6 के बाद अब क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7.6, तो यहां लिख दिया 7.6। 7 के बाद 8 है ना, हाँ ये है 8.2, 8.2।
उधर जगह नहीं, अब मैं नीचे लिख रहा हूं। 8.2 लिख दिया। अब क्या बचा 9.3, तो 9.3 कॉमा 12.7, तो 12.7। 11 वगैरह तो नहीं है ना कहीं, नहीं। देखते हैं सब कट गया, और इसी के साथ गिन भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 संख्याएं हैं और हमने 12 लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 12। क्या करेंगे माध्यिका निकालने के लिए? सबसे पहले तो n बराबर 12 लिखेंगे और चेक करेंगे कि 12 क्या है, सम है कि विषम है। पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लगाया, फिर गिना कि कितनी संख्याएं थी, 12 आई। अब ये देखेंगे कि 12 सम है या विषम। 12 सम है, तो सम के लिए अब दो काम करेंगे, एक तो n/2 और दूसरा n/2 + 1। n/2 किया जब, तो क्या आया निकल के? 12/2 मतलब कि 6। n/2 + 1 किया मतलब 12/2 + 1 मतलब 6 + 1 = 7 आ गया। मतलब दो पोजीशन, दो स्थान पे हमें ध्यान देना है। किस पे 6 और 7 पे। अब गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठा स्थान पे कौन है? 4.6। कौन सी संख्या? 4.6 है। इतनी बात समझ में आई? ये क्या करते हैं? ये स्थान निकालते हैं कि किस स्थान पे मुझे माध्यिका मिल जाएगा। बोलो, किस स्थान पे माध्यिका मुझे मिलेगा? तो यहां पे जब भी सम संख्या की बात होगी तो यहां पे 2 मिलेंगे आपको। तो यहां भी मिल गया हमें 6 और 7। अब 6 और 7 यहां पहुंच गए। छठे पे कौन है? 4 ऊपर से अब हटा दो। छठे स्थान पे कौन है? 4.6। सातवें स्थान पे कौन है? 5.2। अब इस दो स्थानों पे जो भी संख्या आपको मिलेगी उनका औसत निकाल लेना, क्योंकि उनका औसत ही क्या होगा? माध्यिका होगा। उनका औसत ही क्या होगा? माध्यिका होगा। +2/2। अच्छा, औसत कैसे निकालते हैं पता है ना? जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं उनका योग बटे में वो कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्या है। कितना आ गया? ये कितना आ गया? 9.8/2 मतलब 9.8/2 आ गया। यही आएगा ना? चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से 4.9 ये आ जाएगा उत्तर। मतलब माध्यिका का मान क्या आ गया? 4.9 आ गया। ये बात समझ में आई? तो कुल मिला के अब क्या करना है आप लोगों को? प्रैक्टिस। कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सारे एक एक करके समझा दिए इन टॉपिक्स के। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस। तो इस उम्मीद पे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड वन कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।